नमस्कार, मैं आपका अपना वसीम अहमद शेख और आप देख रहे हैं एएस न्यूज़ लाइव, खबरें आपकी। नो चैट नो काट, ओनली सीधी बात, ये है हमारा मकसद। आज हम बात करेंगे एमआईएम की नेता जो कि पालघर की जिला महिला अध्यक्ष है, और मुद्दा ये है कि प्रगति नगर से एक परिवार को बांग्लादेशी बताकर यहाँ पे शक्ति न्यूज लाइव, खबरें आपकी लेके आगे बिठा दिया गया, जो 2-3 दिन से परेशान थी। तो वो एमआईएम के नेता से मुलाकात की। अब वो नेता ने उस परेशान को कैसा हल किया हम उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबीना अम्मार पटेल है। मेरा सदर, मेरा गुरूर, मेरी जमात, मेरा जुनून। हमारे जो है रात में मुस्तफ़ा भाई जो है हमारे यहाँ के युवा अध्यक्ष है एमआईएम पार्टी के, उन्होंने हमें फोन करके बताया कि ये 4 लेडीज को जो है पुलिस इंक्वायरी के नाम पे 4 दिन से जो है परेशान करके यहाँ पे बिठा के रखे थे। तो यहाँ पे इन्होंने हमें जैसे फोन करे, हम यहाँ पर आ गए और यहाँ के जो पीआई है, पीएसआई है राहुल सर, उनसे बात किए। उन्होंने बताया कि इनके यहाँ पे पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी जितने डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास एक होते हैं एक आदमी की पहचान के लिए, वो सब यहाँ पे जमा है, प्लस इनका जो है बर्थ सर्टिफिकेट ऑल्सो। और इन्होंने वेस्ट बंगाल में जो अभी रिसेंटली मतदान हुआ था, वोटिंग हुई थी, वहां पर वोट भी दिया है, उसकी भी उनके पास स्लिप है। वो ये सब देने के बावजूद वो बोल रहे कि ये बांग्लादेशी है। यहाँ के पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये बांग्लादेशी है, ये इंडियन नहीं है। जब ये इंडियन नहीं है तो इनका पासपोर्ट कहाँ से आया? मैं तो बोलती हूँ सारी बातें छोड़ दो ना। जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जिनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं थे उनके नाम जो है कट कर दिए। बंगाल में भी ये हुआ है, वेस्ट बंगाल में, तो उस पर इनका नाम नहीं कटा, इन्होंने ये आपकी वोट दिया है। ये कैसे यहाँ के इंडियन नहीं है, यहाँ की नेशनलिटी इनकी छीन गई है, ये बता रहे। ठीक है, अगर आप उनकी इंक्वायरी भी कर रहे हो तो आपको ये हक नहीं है कि आप उनको यहाँ पे जमा करके रखो एज ए मुजरिम। क्या इन्होंने गुनाह कर दिया? इनका अभी तक गुनाह साबित नहीं हुआ। आप इनको एक नोटिस देकर इनको घर पर रख सकते थे। हमने बोला भी, इसमें एक लेडी है ये जिनको अस्थमा है, वो सफर कर रही है अस्थमा से, दमा की शिकायत है उनको, प्लस उनका एक 1.5 साल का बच्चा है। इस बिना पर इनको घर भेजा जा सकता था। हमारे वारिस पठान साहब ने जो है हमारे रात को यहाँ के पीआई से, तुलिंज पुलिस स्टेशन के पीआई से बात की। उन्होंने हमें बोला कि हाँ, उनको बताया ऐसा कि ठीक है, हम जो पीएसआई से बात की, पीआई अवेलेबल नहीं थे। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग जो है पेपर वर्क करने के बाद हम इनको छोड़ देते हैं। फिर वो बात हो गई। सुबह में हमारे वारिस पठान साहब ने सीपी साहब से बात की, यहाँ के सीपी साहब से, कौशिक साहब से। उन्होंने भी बोला कि हाँ वारिस पठान साहब, जो भी इनका पेपर वर्क होता है वो हम क्लियर करके, वेरीफाई करके, कुछ ही टाइम के लिए इनका हो जाएगा वेरीफाई पेपर वर्क सारा, हम इनको छोड़ देते हैं, रिलीफ कर देते हैं। यहाँ के सीपी साहब को बोला गया पीआई साहब के थ्रू, ऐसा हमको वारिस पठान साहब को बताया गया। वारिस पठान साहब से हमें पता चला कि इनको रात को जो है छोड़ दिया गया था। तो ये लेडी से हमको पता चला कि रात में ये यहीं बैठे थे, इनको छोड़ा नहीं गया था। आप खुद ये लेडी की जबानी सुन लो। इनको ऐसा मैसेज दिया गया सीपी साहब को कि हमने इनको रात को रिलीव कर दिए थे लेडीज को। 2 बजे तक तो हम यहाँ पे थे, 3:30 बजे तक हम यहाँ पे बैठे थे। जैसा कि आप मैडम की बात सुन रहे हो, एक आम आदमी को इतनी परेशानी, अगर उनके पीछे इनके जैसे समाज सेवक और जिम्मेदार नेता ना हो तो सोचो उनकी पूरी जिंदगी कहाँ गुजरेगी। अब हम उन्हीं से बात करें जो पीड़ित है, उन्हीं से बात करते हैं। क्या हुआ था मैडम? मैं रूम में थी, लेडीज भी नहीं गया था, पूरा 4-5 जेंट्स गया था। जाके पहले मोबाइल ले लिया, हम लोग के घर पे 5 मोबाइल था, 5 मोबाइल ले लिया। मोबाइल लेके बोला आओ चौकी में, आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड लेके आओ, तुमको चेक करके छोड़ देगा। तो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट सब लेके आई थी, सब दिखाया। तो बोलते हैं पासपोर्ट जाली बांधता है, जाली बांधता है। मैं बोला तेरा जन्म सर्टिफिकेट दिखा। तो जब मेरा 40-41 साल उम्र हो गया, उस टाइम जन्म सर्टिफिकेट नहीं बना था, तो मैं कहाँ से दूँ? स्कूल सर्टिफिकेट 4 क्लास तक पढ़ी नहीं बंगाली तक। वो सर्टिफिकेट दिखाया, वो बोलता है नहीं जन्म सर्टिफिकेट चाहिए। तो बोलते तू बांग्लादेशी है। मैं बोला बांग्लादेशी नहीं हूँ मैं, तो मैं जबान चला रही थी कि मैं इधर का हूँ तो मैं क्यों जबान बंद करूँ। तो ऐसा करके यार मेरे को बिठाया अंदर, फिर लड़की को बिठाया, लड़की की दवा लेने गया था मैं। फिर बाद में लेके आया, बोलता है छोड़ देगा, बाद में बोलते छोड़ेगा या नहीं, चेक करेगा। मेरा भाई बोल रहा है जो पुलिस वाला को बोल, मेरा चौकी में है, मुर्शिदाबाद जो चौकी है उसमें बात करेगा तो वो लोग इधर का जो आईडी है वो भेजेगा।
ये लोग तैयार ही नहीं है मेरे से बात करने के लिए। आपको चौकी में बिठाए थे तो कोई लेडीज कांस्टेबल थी? लेडीज कांस्टेबल थी और मेरे को बाहर से दरवाजा बंद करते थे। मेरे को सांस का प्रॉब्लम होता है, इसका मेरा इस्तेमाल नहीं है। तो मैडम को क्या बोला, थोड़ा सा दरवाजा खोल करके मैडम बैठो आप, नहीं तो सोचा नहीं भागेगा नहीं। तो मैडम ने मेरे को बहुत गंदा लैंग्वेज बोला, तू धंधे वाली है, तू धंधा करती है, ऐसा बोला मेरे को। और मैं घर का काम करती हूँ। ये हमारे पुलिस प्रशासन का काम है कि एक बीमार महिला को लॉकअप में ना रखकर एक रूम में रख के दरवाजा बंद कर दिया गया, जो कि अस्थमा की मरीज है। अब इसके बारे में और आपको कुछ बोलना है? मुझे बोलना है अस्सलाम वालेकुम। जब हमें घर से उठाया गया था तो बोले थे बस थोड़ा सा इंक्वायरी करना है, फिर चले जाना घर आप लोग। तो हम लोग सीधी अपनी जो डॉक्यूमेंट्स थी वो लेके आए, फिर इन लोगों ने जमा किया। तो जब मैं ऑफिस में ऊपर गई, जो राहुल सर है, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि तुम बांग्लादेशी हो। मतलब ऐसे कैसे बांग्लादेशी है, कैसे प्रूफ किया आपने? पता नहीं किधर का एक नंबर दिखा रहा है, बोल रहे बांग्लादेश का नंबर। वो कभी मेरे मोबाइल पे था भी नहीं, वो जाते ही मेरा मोबाइल लेके आ गए। अभी मैं कैसे बोलूँ कि वो नंबर किधर से आया, वो बात अलग है। ये मेरी दीदी है, बड़ी दीदी, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स घर पे था तो ये लाने गई थी। और छोटी वाली बहन मेरी दवाई लाने गई थी, मुझे अस्थमा आया तो इन्हेलर लाने गई थी। 2 घंटे से मैं बेहोश पड़ी थी, किसी ने डॉक्टर के पास लेके नहीं गए। तो हर कोई जो था इधर तो बोला तू अपने बच्चे को ले, कैसे भी करके तू चली जा। मैंने सांस अटक के बोली कि मैं खुद अकेले घर नहीं जा सकती, किसी के साथ भेज दो। किसी ने नहीं सुना, हॉस्पिटल भी नहीं गई। जब मैं अकेली मेरी सास को बुला के जोगेश्वरी में भर्ती हुई, सुबह मेरी अम्मी इधर आके फिर कॉल की कि सर्जिना तू किधर है, तू आ जा फिर से खाने में। मैं फिर से आ गई। मुझे अगर भागना होता मैं जोगेश्वरी जाके फिर क्यों आती? ये लोग बोल रहे, ये लोग भाग रहे। फिर रात भर तक नहीं छोड़ा, इधर इतना मच्छर काट रहे। ये मेरा 1.5 साल का लड़का है, मैं इसको लेके बुखार है, इसको पूरा रात मैं इधर ही बैठी रही, मुझे घर नहीं जाने दिया। सांस की प्रॉब्लम है, मैं दवाई साथ लेके घूम रही हूँ। इतना टॉर्चर किया इन लोग, सब दे रहे, जो मांग रहे सब दे रहे, फिर भी बोलो सब डुप्लीकेट है। ये आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इसको गोली मारो। क्यों गोली मारना है? यही तो इंडिया का है ना, जो मैं सबूत है कि मैं इंडिया की हूँ। फिर इसको क्यों गोली मारना? अगर गोली मारना तो यह इंडिया में बन क्यों रहा है? फिर नहीं बनना चाहिए ना। जैसा कि आपने बहन की बात को सुना कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, हर प्रूफ होने के बाद उसे बोला जा रहा है डुप्लीकेट। अगर वो डुप्लीकेट है तो ये उंगली उनके ऊपर नहीं उठ रही है, ये पूरे गवर्नमेंट पे उठ रही है कि वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना कौन रहा है। अगर ऐसा है तो आधार कार्ड डुप्लीकेट बना कौन रहा है? ये सीधा सीधा उनको पकड़े ना कि एक महिला, 4 महिलाएं आज 2 दिन से 3 दिन से यहाँ 24 घंटा ये पड़ी हुई है। ये बच्चे हैं उनके हाथ में, मच्छरे काट रहे हैं, उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अगर ऐसे वक्त पे एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक एमआईएम के नेता होने के नाते अगर अम्मार भाई या मैडम आगे नहीं आती तो इनका क्या होता ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम अम्मार भाई से ही बात करते हैं क्योंकि हर कार्य में सबसे आगे खड़े रहते हैं। हर एक कौम की आवाज इस टाइम नाला सुपरा वसई विरार में एक कौम की आवाज बनकर ये उभरे हैं और हमेशा कौम की आवाज को उठाते हैं। इन्हीं से बात करते हैं पूरा मुद्दा और फिर इसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे सम्मानीय नेता एक्स एमएलए वारिस पठान साहब का। अगर आज वारिस पठान साहब अगर ऐसी मक्कम ताकत बन के हम अगर हमारे पीछे पार्टी के लिए अगर नहीं खड़े होते तो इन मजलूमों को आज इंसाफ नहीं मिलता। इनको पता नहीं कहाँ ले जाके डाल दिया जाता और पता नहीं इनकी जिंदगी क्या जाती और इनके छोटे बच्चों के साथ में क्या होता। तो सबसे पहले तो मैं मेरी पार्टी के नेता का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे एकदम जागरूक जो हमारे तरुण तरफदार नेतृत्व है ऐसे हमारे मुस्तफा भाई यहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी है तो फौरन आके उन्होंने पूछा कि आपको क्या हुआ। तो पता चला कि इनको 2 दिन से इसी यहाँ पे बिठा के रखा गया है। आप देख लो कि इन महिलाओं के साथ में बीजेपी बोलती है महिलाओं का सम्मान करो। आज नारी शक्ति के एतबार से आज देखो कितना डंका बजा रही है और आज देखो ना एक बुरखे वाली के साथ में क्या हो रहा है। एमआईएम पार्टी बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाली है। इन अधिकारियों जो बैठ के इसी में इनकी चमड़ियां जो एकदम मोटी हो गई है ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए और इनको इनकी हकीकत इनको औकात दिखाना चाहिए। इसके लिए एमआईएम पार्टी ऐसे मजलूमों के साथ में आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी रहेगी और आइंदा इंशाल्लाह हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी। आपको नहीं लगता कि अपने
वसई विरार में, मैं भारत देश की बात नहीं करूंगा, वसई विरार में कुछ दिनों से हिंदू मुस्लिम या हर आदमी को पकड़ के मारना, हिंदू समाज के कुछ कट्टरवादियों द्वारा ये बोलना कि ये बांग्लादेशी है, ये बांग्लादेशी पकड़ के उठाते हैं, खुद मारते हैं, यानी पुलिस का काम ये खुद करते, तो इन पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? आज ऐसा लग रहा है कि संविधान बचा नहीं है। अगर संविधान होता तो आज इनके साथ में ये सुलूक नहीं होता। तो संविधान के नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप देखो ना, संविधान को तो खाली सिर्फ शो कपाट में रखा गया है और संविधान खत्म हो गया है। और जिस संविधान की शपथ लेके हम ऑफिसर बनते हैं, हमारे कंधों पे स्टार लगते हैं, हम MP MLA मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं, आज वो संविधान को कौन मान रहा है? अगर संविधान को मानते तो देश के नागरिकों को इस तरीके से परेशान नहीं करते, एक महिला के साथ में बदसलूकी नहीं होती। एक महिला को बीमार है, आप CCTV कैमरे पुलिस स्टेशन के चेक कर सकते हो, वहाँ CCTV कैमरे लगे कि 2 घंटे तक की बेहोश थी कि नहीं थी, इसको किसने हॉस्पिटल लेके गया? अगर ये मर जाती महिला तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मैं ये सवाल करता हूँ। और आज जो सेक्युलर का जो डंका बजाने वाली पार्टियां हैं, वो सेक्युलर नेता वसई विरार के कहाँ चले गए? आज MIM पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता आज यहाँ पे खड़े हैं। और आज वारिस पठान साहब के जैसे नेतृत्व, अगर CP साहब से अगर वारिस पठान साहब ने अगर आज बात नहीं की होती तो CP साहब के संज्ञान में मामला नहीं आया होता और यहाँ पे ऐसा काला बाजार चलती रहता। इसके लिए MIM पार्टी भक्कम पने से नेतृत्व के साथ में खड़ी है और मजलूमों के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह हमेशा खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया। ये MIM के नेता जो आज चार जिनको बांग्लादेशी बता दिया गया था, हर प्रूफ होने के बाद भी उनको आज इनके वजह से राहत मिली है। कहीं ना कहीं ये अम्मार भाई और MIM पार्टी की जीत भी है, जो हर समाज के लिए खड़े रहते, सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं, दलित समाज जो भी हमारे नीचे तबके समाज है उनके लिए खड़े रहते हैं। वैसे तो नाम के लिए सेकुलर पार्टी बहुत है, कभी देश में कॉकरोच आ जाते हैं, कभी देश में अन्य क्या जानवरों का आना जरूरी हो गया है। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच अपनी पर्सनल सोच है कि अम्मार भाई जैसे लोग अगर समाज में रहेंगे तब तक हमारा समाज साफ रहेगा। और सब हिंदू मुस्लिम सबको ये सोचना चाहिए कि अब हमारा देश बहुत गलत जगह पहुंच रहा है, वो वहाँ तक ना पहुंचे। एक महिला और कुछ बात करना चाहती है। हमने जो 3 दिन से 4-5 मिनट के जो 3 दिन से जो हालत गुजारी है, अगर MIM टीम नहीं रहती पता नहीं हम लोगों की हालत क्या थी। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर नहीं होता सच में हम लोग किधर होते, ये छोटे छोटे बच्चे लेके पता नहीं। दिल से बहुत शुक्रिया। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, अगर देश में अगर मुझे लगता है आज जो माहौल चल रहा है, इस तरीके से जिस तरीके से माहौल को बना दिया गया है कुछ नेताओं ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने, तो अंधभक्त बन जाओ गोदी मीडिया की तरह। आपको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप यहाँ के सिटीजन कहलाओगे और आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारे जो ओवैसी साहब है, हमारे जो सदर है, हमारे इम्तियाज जलील साहब है, जो हमारे वारिस पठान साहब है, इनके रहते हुए, इनके मार्गदर्शन में हम जो है यहाँ पे छोटे मोटे अपने आप को हम वही समझेंगे, ये कार्यकर्ता जो हम हैं यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है ना, वो इंशाल्लाह ताला जल्द खत्म हो जाएगा। MIM पार्टी इस पे इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से काम करेगी। बहुत शुक्रिया। ये जो बात थी पूरी बात को उन्होंने रखा और मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए अम्मार भाई और मैडम खड़े रहती हैं। बस मेरा इतना कहना है कि देश को बांटो मत, देश को बांटो मत और बंटने मत दो, एक थे एक रहो। अब ये भुरका देख के सिर्फ ये देखना कि MIM भुरके वालों के लिए मदद करती है, तो ये सोच अपने दिमाग से निकालिए। MIM हर दलित मुस्लिम जो भी समाज परेशान है उनके लिए खड़ी रहती है। जब तक के लिए आपको बोलेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ से जा रहा था तो मेरा कार्यकर्ता अमन का नजर पड़ी, जो भुरके वाली थी बेचारी, बाहर आ रहा बहुत परेशान थी। मैंने गाड़ी लगाया, मैं पूछा क्या हुआ, तो बोली भाई मैं बांग्लादेशी बोल के मुझे रख लिया है। मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है? तो मैंने पासपोर्ट वगैरह सब दिया। फिर मैंने अपने जिम्मेदार अमर भाई को कॉल किया। अमर भाई ने बोला पहले डॉक्यूमेंट मुझे भेजो। डॉक्यूमेंट भेजने के बाद उन्होंने बताया, जो कलकत्ता का उन्होंने जिले का नाम बताया, वहाँ के PI साहब का नंबर दिए, पुलिस स्टेशन में वहाँ बात किया, PO का नंबर बनाया, तब डॉक्यूमेंट मंगाने के बाद नगर पंचायत फिर भी बांग्लादेशी में शामिल कर रहे थे। हमारे अमर भाई ने फिर बात करके हुआ नहीं ले देखिए, मामला वही है कि हर डॉक्यूमेंट होने के बाद भी बांग्लादेशी साबित करने पे यहाँ की प्रशासन जुट चुकी है। बस मैं प्रशासन से भी और सरकार से भी मांग करता हूँ कि ऐसे वारदातों को रोके, अल्पसंख्यक को यह एहसास ना होने दे कि हम वाकई में यहाँ 2म दर्जे के नागरिक रह गए हैं, भारतीय नहीं। बस इजाजत चाहता हूँ।
नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।